नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। पिछली कक्षा में हमने जल संरक्षण की कुछ विधियों की बात करी थी कि वर्षा का जो जल है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किस प्रकार होता है। इस वीडियो में देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले ये देखो कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं कि ऐसे ईंधन जो जीवों के अंश से बनते हैं। अगर हम बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम की जो प्रकृति होती है ये हमें प्राप्त होते हैं जमीन से। जमीन को खोदकर खानों से कोयला और पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न ये आता है दिमाग की कि जमीन में कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कब हुआ। तो अगर लाखों करोड़ों वर्षों की बात करें तो अगर पुराने टाइम में देखा है तो कुछ वनस्पतियां जो होती है, वनस्पतियां या जीव जंतु क्या जमीन में दब जाते हैं, और जमीन में दब जाने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, इतने सालों में वो क्या है उसका किस में रूपांतरित हो जाते हैं, कोयला और पेट्रोलियम में। कोयला और पेट्रोलियम में, क्योंकि जमीन में दबेंगे तो जमीन में ताप बढ़ता है, क्योंकि जमीन अंदर से गर्म होती है और इसमें दाब बढ़ता है। तो ज़्यादा ताप और दाब के कारण जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतुओं के अवशेष है, वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। उससे ही कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोयला की। कोयला क्या है? कोयला एक ठोस कार्बनिक यौगिक है। आपने कोयले को देखा है, ठीक है, ठोस होता है ये। अगर अपन बात करें तो इससे लगभग 35 से 40% जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोयले से ही प्राप्त होती है। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के लिए हम किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? कोयला का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पवन चक्कियों का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे प्लांट या बांधों का प्रयोग करते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का भाग है वो 30 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले को जलाकर हम इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण भूगर्भ में उच्च ताप और दाब के कारण होता है। जो जीवों के अवशेष है वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसकी हमने बात करी ली कि कोयला क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और ये कितना प्रतिशत भाग हमें ऊर्जा देता है। अगर कोयले में कार्बन की मात्रा देखें, अगर ये देखो कि कोयले का रंग क्या होता है? कोयले का रंग होता है काला। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति होती। तो कार्बन की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। और अगर कार्बन को अगर हम गर्म करें, ठीक है, अगर गर्म करते हैं तो इससे हमें कोलतार प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है, कोल गैस प्राप्त होती है। तो कार्बन को से हम कोलतार, अमोनिया, कोल गैस आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त करने की जो विधि होती है जिसमें हम कोयले को गर्म करते हैं उसको बोलते हैं भंजक आसवन विधि। भंजक आसवन विधि। तो भंजक आसवन द्वारा हम कोयले से कोलतार, अमोनिया और कोल गैस प्राप्त करते हैं। कोयले का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। अब कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला एंथ्रेसाइट। पहले कोयले का नाम है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इससे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसको जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। कार्बन की मात्रा इसमें लगभग 95 से 98% होती है। दूसरी तरह का कोयला है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 78 से 86% होती है। इससे एक कम है, इसलिए इसकी क्वालिटी कम है। इससे भी और बेकार क्वालिटी का कोयला होता है जिसको लिग्नाइट बोलते हैं, जिसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है पीट कोयले में, जो सबसे बेकार कोयला है। बेकार किस्म का जो कोयला है जिसमें सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें धुआं ज़्यादा निकलता है। किसी भी चीज़ की गुणवत्ता कैसे नापते हैं? अगर गुणवत्ता की बात करें, मान लो कोयले की गुणवत्ता कोई चेक करना चाहता है, ठीक है, तो कोयले को अगर जलाया, कोयले को जलाया
तो कोयले से जलाने से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? धुआं प्राप्त होता है, ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, अब कोई कोयला ऐसा है जो धुआं ही धुआं दे रहा है, ऊष्मा कम दे रहा है, तो उसकी गुणवत्ता क्या है? खराब है। जबकि कोई कोयला ऐसा है जिसमें ऊष्मा अधिक है, जबकि धुआं और धूल के कण और राख कम है, तो उसे बोलेंगे, अगर राख ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये बेकार किस्म का कोयला है, कि इसमें तो धुआं और राख ज्यादा है, इसलिए ये कोयला क्या है? बेकार है। तो इस जो पीट कोयला है इसमें क्या है? हम धुएं की मात्रा अधिक होती है, धुआं अधिक निकलता है, राख अधिक निकलती है, इसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है, ऊर्जा कम प्राप्त होती है, इसलिए इसको सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर खानों से प्राप्त किया जाता है। तो कोयले के बारे में कुछ बातें थी। अब कोयले की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो निर्माण है वो लाखों करोड़ों सालों में हुआ है। कौन सी विधि से? जमीन के अंदर गर्म ताप पर और गर्म और ज्यादा दाब पर वनस्पतियों वगैरह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब इतने सालों में, इतने करोड़ों सालों में इसका निर्माण हुआ है और हम इसको अगर बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो ये एक टाइम में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसके संरक्षण की जरूरत पड़ती है। उसी तरह पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है, इसका निर्माण भी कोयले की भांति होता है, तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं? कच्चा तेल बोलते हैं, चट्टानों का तेल बोलते हैं, और कभी कभी इसको पत्थर का तेल भी बोलते हैं, पत्थर का तेल। ठीक है, क्योंकि चट्टानों का तेल, पत्थर का तेल एक ही बात होती है। इसका रंग देखें तो जब पेट्रोलियम को हम प्राप्त करते हैं जमीन से तो ये काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम को पेट्रोल मत समझो, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग है। पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जब ये जमीन से हमें प्राप्त मिलता है तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। पेट्रोल होता है, डीजल होता है इसमें, ठीक है, ग्रीस पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको हम पूरे को हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और उस पेट्रोलियम को हम छानकर ये उससे पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, थीनर और प्राकृतिक गैस, इस तरह से इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो उस अलग अलग करने की विधि को हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन। इस विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वेसलीन, ग्रीस, स्नेहक और प्राकृतिक गैस आदि सबको प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोलियम हमें मिला जमीन से, जमीन को से खानों से हमें पेट्रोलियम मिला। अब पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीजें अलग करनी है, तो उस विधि को हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है इसको समझो, कि जो पेट्रोलियम है वो मिला हमको, तो हमने एक पाइप से उसको एक भट्टी में, ये फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, इस भट्टी में प्रवेश कराया। तो इस भट्टी में क्या है कि इसको भट्टी को गर्म किया जाता है, और गर्म करने से क्या हुआ, पेट्रोलियम क्या होगा, वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बन के वो अगले वाले चेम्बर में, अगली वाली टंकी में आएगा। तो जैसे जैसे ये भाप बन के ऊपर उठेगा इसका तापमान कम होता जाएगा। तो अलग अलग ताप पर जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम है अलग अलग ताप पर अलग अलग चीजों में बदल जाता है। ठीक है, अगर बात करें 300 डिग्री ताप की, तो 300 डिग्री पे वो डीजल वाला भाग अलग हो जाता है। 200 डिग्री पे जो भाप पिघलती है तो उससे केरोसिन अलग हो जाता है। 150 डिग्री पे जब भाप पिघलेगी तो उससे पेट्रोल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ताप पर उससे अलग अलग चीजें अलग होती रहती है। उसी विधि को बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, तो उसी पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर कोई भाप ऊपर जा रही है। ठीक है, तो भाप ऊपर जाएगी तो इसका धीरे धीरे तापमान क्या होगा, इसका कम होगा। तो धीरे धीरे तापमान कम होगा तो अलग अलग ताप पर ये भाप क्या है, ठंडी होती रहती है। ठीक है, अगर 370 डिग्री पे ये ठंडी हुई तो इससे हमें क्या मिलेगा, फ्यूल ऑयल मिलेगा। 300 डिग्री पे
जिससे तो हमें डीजल मिलेगा। 200 डिग्री पर ऊपर जाके ठंडी हुई तो इससे हमें केरोसिन मिलेगा। 150 डिग्री पे पेट्रोल की प्राप्ति होती है और 20 डिग्री पे ऊपर से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है। और जो बाकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ नीचे बैठ जाती है वो क्या होता है, वो वैक्स होता है। वैक्स क्या होता है, ग्रीस टाइप का, ग्रीस, ठीक है। ये होता है स्नेहक, स्नेहक। स्नेहक का मतलब होता है कि जो चीज़ों पे घर्षण होता है, जैसे मान लो हम मोटरसाइकिल को दुकान वाले के पास ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इसके इस गियर में आवाज़ आ रही है, तो वो गियर में क्या करता है, एक तेल डाल देता है, ग्रीस डाल देता है। तो उससे क्या होता है, उसके बीच में जो दो पार्ट्स में रगड़ होती है उसकी आवाज़ खत्म हो जाती है, वो चिकना हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्नेहक, ठीक है। अब इसके संरक्षण की बात करें तो हमें पता है संरक्षण की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन में, और जीवाश्म ईंधनों का निर्माण काफ़ी सालों में होता है, काफ़ी सालों लग जाते हैं, काफ़ी सालों में इनका निर्माण होता है, काफ़ी सालों में इनका निर्माण होता है, तो इसको हमें सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन है, इनको बार बार हम उपयोग में नहीं ला सकते, एक बार उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और इनकी मात्रा भी फिक्स है, इसलिए ये सब कारण हो सकते हैं कि इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। अब संरक्षण किस प्रकार से करें, मान लो इसका उपयोग करना तो बंद नहीं कर सकते, तो इसका संरक्षण के लिए क्या उपाय है कि प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं। जो प्राकृतिक गैस है जिसको हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, उसकी जगह हम कौन सी गैस यूज करें, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस को हम बना सकते हैं, जैसे गोबर वगैरह वनस्पति होती है उसको एक टैंक में सड़ने के लिए भर दो और उस तरह से उसको पैक करके उससे एक पाइप जोड़ दो, तो कुछ समय बाद इसकी सड़न या गलन से बायोगैस बनती है, जिसका प्रयोग हम घरों में जो गैस है उसके रूप में कर सकते हैं। डीजल के स्थान पर बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं। बायोडीजल हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां होती है उससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, तो डीजल के स्थान पर हम बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करें, जैसे हमें मान लो ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा चाहिए तो हम कोयले को जलाने की बजाय हम ऐसी चीज़ बनाएं जो सूर्य की ऊष्मा का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एक नवीकरणीय संसाधन है, तो उसमें कोयले की खपत नहीं होगी और हमें ऊष्मा की पूर्ति भी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हो। तो इस तरह से हम कोयला और पेट्रोलियम को संरक्षित कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आम जनों की क्या भागीदारी रही, ठीक है। तो इसमें हम विशेष तरह कुछ आंदोलन की बात करेंगे, जिसमें को हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो चिपको आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था शुरू, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो 1973 में क्या हुआ कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उन्होंने चिपको आंदोलन चालू करा और ये लगभग 1981 तक चला। चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि वहाँ के महिलाएं और बच्चे पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और पेड़ों से जाके चिपक जाते थे, तो क्या कर वहाँ पे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने का इनका पूरा प्रयास था कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से 1973 में उत्तराखंड में ये आंदोलन चला था। उसी तरह एक और आंदोलन था जो कर्नाटक में चला, जिसका नाम था एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन का भी यही मतलब है कि ये भी एक चिपको आंदोलन की तरह था। एपीको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है। एपीको कौन सा शब्द है, कन्नड़ भाषा का, जिसका मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ के लोगों ने भी, कर्नाटक के लोगों ने भी
यही विधि अपनाई थी वृक्षों के संरक्षण के लिए। पर ये जो सब विधियां हैं, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, इसका जागरण कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका निर्माण हुआ, ठीक है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? तो इसकी प्रेरणा मिली थी हमें 1730 में एक घटना हुई थी जोधपुर में, ठीक है। उस जोधपुर के उस टाइम महाराजा थे अभय सिंह। तो अभय सिंह जी ने क्या किया कि अपने सेवकों को भेजा कि कुछ पौधे हैं वो काट के लाओ, कुछ पेड़ काट के लाओ, ठीक है। वो कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, और लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने उनके सैनिकों को भेजा। अभय सिंह ने सैनिकों को भेजा कि गांव जाओ, आसपास के गांव में, और वहां से क्या है, लकड़ियां लेके आओ, ठीक है। तो जब वो गांव में पहुंचे लकड़ियां लेने, कौन सा गांव था? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव, तो खेजड़ली गांव एक गांव था जिसमें वो पहुंचे लकड़ियां लेने के लिए। तो लकड़ियां जैसे काटने लगे तो वहां पर एक महिला थी, अमृता देवी। तो अमृता देवी ने क्या उनसे विनती की कि भाई इन पेड़ों को मत काटो, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है, हमें लकड़ी देते हैं, छांव देते हैं, वायु देते हैं, तो इनको नहीं काटना चाहिए। उन्होंने सिपाहियों से आग्रह किया कि वो उसको ना काटे, पर सिपाही नहीं माने। तो अमृता देवी और अपनी जो उनकी बेटियां थी, पुत्रियां जो थी, उनके साथ पेड़ों से इस तरह से चिपक गई, और उन्होंने उस वृक्षों को संरक्षण करने का फैसला लिया। तो ये सब देख के आसपास के गांव वाले भी आ गए, और उस समय एक बहुत बड़ा खूनी कांड हुआ कि 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय की बिश्नोई स्त्रियां, ये बिश्नोई परिवार थे, इनके लिए क्या होता है, खेजड़ी जो वृक्ष होता है ये बहुत ही पूजनीय माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसको रोकने के लिए लगभग 363 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो इसी को क्या है, एक चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, और उसी चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर 1973 में उत्तराखंड में आंदोलन हुआ, और कर्नाटक में भी एपिको आंदोलन उसी से प्रेरित होकर चला। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी हमने बात की। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि चिपको आंदोलन क्या होता है, पेट्रोलियम और कोयला क्या होता है, भंजक आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि में क्या अंतर है। तो ये सब हमने बातें कर ली।